आखिर बांग्लादेश का उस्मान हादी कौन? क्यों हादी की मौत से जल उठा बांग्लादेश? क्यों हादी समर्थकों ने एक हिंदू को मारा? भारत विरोधी उस्मान हादी की कहानी। बांग्लादेश चल रहा है। हादी की मौत के बाद हालात बेकाबू हैं, मानो बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ गया हो। उपद्रव, हिंसा और बवाल की वही पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गईं, जब बांग्लादेश में आंदोलनकारियों ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया था। जान बचाने के लिए शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हो गया। ढाका में बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया गया। अवामी लीग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, चटगांव में भारतीय उच्चायोग के ऑफिस पर उपद्रवियों ने हमला किया। इस बवाल के पीछे है उस्मान हादी की मौत। ये वही उस्मान हादी है जो बीते साल हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन से सुर्खियों में आया था। दरअसल शेख हसीना विरोधी आंदोलन के दौरान उस्मान हादी ने अहम भूमिका निभाई थी। 32 साल के हादी शेख हसीना विरोधी प्लेटफॉर्म इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे। अगले साल होने वाले आम चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे थे। इनकलाब मंच पिछले साल बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के दौरान चर्चा में आया था, जिसके चलते शेख हसीना को सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा था। बड़ी बात यह है कि इनकलाब मंच बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी संगठन है। संगठन का मकसद है बांग्लादेश से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का खात्मा और एक कट्टरपंथी सरकार बनाना। आपको बता दें, हादी ने बांग्लादेश में अपनी पहचान एक कट्टर भारत विरोधी की बनाई। उस्मान हादी अपने भारत विरोधी और विवादित बयानों के लिए भी मशहूर था। चंद दिनों पहले ही हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का बताया था। भले ही अगले साल बांग्लादेश में आम चुनाव फरवरी में होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही शेख हसीना की पार्टी को दूर कर दिया गया है। वहीं खालिदा जिया खराब सेहत के चलते वेंटिलेटर पर हैं और जुलूस के हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे में संभव है कि हादी की मौत के बाद सड़कों पर उतरे उपद्रवी बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में ले ले, यानी बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में रहने वाले 1 करोड़ हिंदुओं के लिए नया खतरा पैदा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। यानी आने वाले वक्त में बांग्लादेश के हालात और खराब हो सकते हैं, यही अंदेशा लगाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ इंद्रजीत भी जुड़े हैं, हमारे साथ अनिल सर भी जुड़े हैं। इंद्रजीत, सबसे पहले रुख मैं आपका करता हूं, अभी वहां पर क्या ताजा हालात हैं? सुपुर्द खा कर दिया गया हादी को, लेकिन क्या सड़कों पर प्रदर्शनकारी अब पहले की तरह ही जमे हुए हैं? क्या उसी तरीके के प्रदर्शन इस समय बांग्लादेश में हो रहे हैं? देखिए, आज जिस तरह का लोगों का जमावड़ा देखने को मिला है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है। कई लाख लोग वहां पे जमा हुए थे पार्लियामेंट के बाहर इस जनाजे के लिए। और उसके बाद देखिए, जो उस्मान हादी है, उनके जो दोस्त हैं, उनके इनकलाब मंच के जो साथी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को ये अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर सरकार ये खुलासा ना करे कि किस तरह का स्टेप लिया गया है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और जो मूल अभियुक्त है, जो अभी भी फरार है, वो कहां पे है। क्योंकि सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा था और बहुत सारे उनके साथी भी कह रहे थे कि वो भारत भाग गए हैं। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट उसको कहीं ना कहीं उसको स्प्रेड कर दिया गया है। तो अब उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। जो होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उनको भी कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर वो ये बताएं कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, या तो सरकार की तरफ से मिनिस्टर की रिजिग्नेशन मांगी जानी चाहिए,
तो कहीं ना कहीं एक टसल भी दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस भी खुद आए थे और उन्होंने कहा कि किसी के सामने वो झुकेंगे नहीं। तो ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसके सामने कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिख रहा है मोहम्मद यूनुस सरकार के ऊपर, और लोग कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं फरवरी 12 की जो चुनाव है उसके ऊपर अब बहुत बड़ा एक सवालिया निशान। बिल्कुल बिल्कुल सर। अनिल सर, क्योंकि जैसे इंद्रजीत भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देखिए अब सवालिया निशान 12 फरवरी के उस इलेक्शन पर लग गया जिसको लेकर बांग्लादेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन हम जिस तरीके के अटैक लगातार वहां देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पर भारतीय काउंसलेट हो या फिर हाई कमीशन हो, उस पर जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, क्या आपको दिखाता है कि बांग्लादेश की एजेंसीज या फिर मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से फेल हो गए हैं और उनके बस की नहीं है कि वो इलेक्शन करा भी पाए वहां के ताजा हालातों को देखते हुए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रेजेंट ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है वहाँ पर वो पूरी तरह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नहीं कर पाई है। ना ही वहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुलझा पाई है, ना ही उनकी एस्पिरेशंस को किसी भी तरह से मैं समझता हूँ कुछ भी उनको फायदा हुआ है, बल्कि नीचे ही जाता जा रहा है। एक ही लोगों को एक किरण है और वो ये है कि किसी तरह से 12 फरवरी के इलेक्शन हो। देखिए, बांग्लादेश में जो लोग रह चुके हैं, जो जानते हैं क्लोजली, वो ये समझेंगे कि यूथ वहाँ का बड़ा इम्पेशेंट है और वो एक साथ एकदम से खड़े हो जाते हैं जहां उनको लगता है कि ये हमारा राइट है, रॉन्ग है, हम कुछ भी कह सकते हैं उसके बारे में। अगर वो किसी चीज को राइट समझते हैं तो अक्सर आप ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होती हैं ज्यादातर ये इस तरह की जो वारदात हैं या जिस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, क्योंकि यूथ में एकदम से वहाँ उबाल काफी जल्दी आता है। तो अगर आप सोचिए कि सिचुएशन ये है, लोग कह रहे हैं कि शायद है कि यूनुस साहब ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, तो अगर इलेक्शन अगर उन्होंने पोस्टपोन भी किया किसी कारणवश ये कहकर के सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? सिक्योरिटी उसी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे इलेक्शन होने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो आगे के दिन जो है, अगर ठीक तरह से अभी इमीडिएटली सरकार ठीक तरह से काम नहीं करेगी तो वहां पर जरूर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। और जहां तक भारत विरोधी बात है, भारत के जो कॉन्सुलेट्स हैं या एम्बेसीज के ऊपर अटैक करने की बात है, तो मैं वहां रह चुका हूँ जनरल इरशाद के टाइम पे। हर दूसरे तीसरे दिन वहां पे मोलोटोव कॉकटेल्स इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक कर देते थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे, मंदिरों को वेंडलाइज कर देते थे। तो ये भी कभी क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के, उन्होंने उसको काफी हद तक एक तरह का डिवीजन लाया हुआ है जो सोशल हार्मनी के खिलाफ है। और ये बात चली आ रही है लगातार, बहुत सालों तक चली है और चलती रहेगी आगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस उसका एकदम फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और आजकल सारे जो ये टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं बांग्लादेश के, वो सब मेन स्ट्रीम हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही सवाल है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े। प्रणय, देखिए लगातार सिक्योरिटी का कंसर्न्स की बात की जा रही थी, अस्थिरता की बात की जा रही थी। हम हर बार देखते हैं कि बांग्लादेश में कोई भी बड़ा राइट, कोई भी किसी तरीके की डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रदर्शनकारी निकलते हैं, उनका सबसे बड़ा टारगेट या कैसे इजी टारगेट बन जाता है या तो भारत का काउंसलेट, वीजा काउंसलेट या हाई कमीशन। अभी भी इन चीजों को हमने बहुत अच्छी से देखा। क्या इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से, एमईए की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज कराई जाए? क्योंकि जो घटनाक्रम बदल रहे हैं बांग्लादेश में, वो सीधे तौर पर भारत के लिए भी एक बड़ा संकेत है, बड़ा खतरे के तौर पर है। देखिए सुमित, भारत ने बहुत परिपक्वता के साथ, बहुत मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया है। बांग्लादेश के जो प्रशासक हैं, अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस हों या उनकी टीम के जो बाकी लोग हों, उनको भी यह बताया गया है कि भारत बांग्लादेश के साथ में खड़ा है। इस चीज को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि शेख हसीना भारत में है क्योंकि वो विशेष परिस्थितियों में हुआ था। लेकिन जैसे अभी मास्टर अनिल त्रिपुरानायक भी जिक्र कर रहे थे या हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट जिक्र कर रहे हैं, उस्मान हादी की मौत, उसका इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद उठा हुआ भावनात्मक ज्वार, इसके बीच में चुनाव कहां से आ जाता है और कैसे आ जाता है, इसका एक छोटा सा नमूना आप ये देखिए सुमित, कि आज सुबह जो कुश्तिया इलाका है बांग्लादेश का, वहां पर इलेक्शन ऑफिस जो है उसको आग के हवाला कर दिया गया, उसको जला दिया गया। अब एक बात बताइए कि अगर इन्वेस्टिगेशन उस्मान हादी की मौत का है, लोगों का गुस्सा उस्मान हादी की मौत को लेकर है, तो फिर इलेक्शन का मामला कहां से आ जाता है? इसमें जाहिर तौर पर, साफ तौर पर नजर आता है कि इसके पीछे कहीं कोई बड़ा प्लॉट है, क्योंकि जो लोग इस समय अंतरिम प्रशासक के तौर पर या शासन में बैठे हुए हैं, वो लोग इस भूमिका में न तो वो राजनेता है, न उनके पास में पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही उनके पास इन तमाम भूमिकाओं को निभाने का कोई पुराना अनुभव है। इसलिए उनकी अनुभवहीनता का फायदा उठाते हुए जो राजनीतिक अस्थिरता है वो इस समय बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है। खतरा इस बात का है कि भारत के साथ लंबी और बड़ी सीमा बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश की कोई भी अस्थिरता या वहां बिगड़ते हालात का असर जाहिर तौर पर भारत पर भी पड़ता है और यही भारत की चिंता भी है। शायद बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बने रहिएगा तीनों खास मेहमान हमारे साथ, हम लगातार इस खबर पर और भी लगातार विस्तार से चर्चा करते रहेंगे।